निशाने पर क्यों है? क्या उनका एजुकेशन मॉडल जिसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का नक्शा बदल दिया है, वो बीजेपी के लिए एक चुनौती बनना चाह रहा है? देखिए निधि, सामान्य तौर पर हम सारे पत्रकार लोग भी और बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की बी टीम कहते हैं। कई बार ऐसा साबित भी हुआ है, जैसे कई राज्यों में चुनाव के समय, खासतौर से अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी की उपस्थिति ने भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ पहुंचाया। यद्यपि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ असंवैधानिक नहीं है। अगर सत्ता में बैठी पार्टी किसी छोटी पार्टी की मदद से अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है तो यह साधारण राजनीतिक गतिविधि है। जहां तक सवाल दिल्ली का है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुखती रग है। लगातार अरविंद केजरीवाल का विधानसभा चुनाव जीतना और उसके बाद एक ईमानदार छवि, अपना दिल्ली मॉडल, गवर्नेंस का अपना मॉडल, खासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने लोगों के सामने रखा, उससे भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होता है कि कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में वो कुछ कर नहीं पाती। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं, लेकिन विधानसभा में करारी हार और उसके बाद जो ताजा घटनाक्रम है वो एमसीडी चुनाव का है। बीजेपी ने उसके लिए बहुत लंबी कवायद की, चुनाव को टाला, फिर एकीकरण कर दिया पूरे 3 नगर निगमों का। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी में बहुमत के साथ आ गई। फिर मेयर नहीं चुनने दिया गया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गुहार करनी पड़ी, मेयर भी आम आदमी पार्टी का चुन लिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आम आदमी पार्टी का ये वाला मॉडल है, व्यक्ति नहीं है। मुझे कम से कम ये लगता है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो मॉडल देश और दुनिया के सामने रख रही है, अगर वो धीरे धीरे लोगों के बीच में और बढ़ता गया, उसके प्रति भरोसा बढ़ता गया, तो बीजेपी को दिक्कत आएगी। अब आपके मूल सवाल पर आते हैं कि सीबीआई का जो इस्तेमाल है, प्रयोग या दुरुपयोग, उपयोग या दुरुपयोग, वो भी कोई पहली बार नहीं है कि सीबीआई का सत्ता में बैठी पार्टी ने अपनी मर्जी के मुताबिक विरोधियों को परेशान करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाने के लिए इस्तेमाल न किया हो। यूपीए की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था, लेकिन एक अंतर है, अब से पहले इस तरह का बेशर्म इस्तेमाल नहीं होता था संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी हो, सीबीआई हो और जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं, जैसा अब होने लगा है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि अगर कोई आर्थिक अनियमितता हुई है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, नीतीश कुमार हो, कानून को और कानूनी एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन क्या इस पूरे देश में सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में या जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, उन पार्टी के लोगों द्वारा ही आर्थिक अनियमितताएं बरती जा रही हैं, गड़बड़ियां सिर्फ वे ही पार्टियां कर रही हैं जो बीजेपी से इतर हैं? अब तक पिछले 9 साल में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो आतंकवादी और वैसी गतिविधियों पर कार्रवाई करता है, लेकिन बाकी जितनी एजेंसियां हैं वे 97% कार्रवाई सिर्फ बीजेपी से इतर पार्टी के लोगों पर कर रही है। तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, उसके केंद्र में बैठे हुए लोग और 10 राज्यों में जहां जहां उसकी सरकार है, वहां सरकार में बैठे लोग, उसके मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, वहां की नौकरशाही, क्या वे सब लोग एकदम पवित्र गाय हैं? क्या वहां कोई गड़बड़ी नहीं है कि इन एजेंसियों को दिखाई नहीं देती? अभी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, अधिवेशन के 3 दिन पहले वहां छापे पड़ गए ईडी के, कांग्रेस के विधायकों और नेताओं के यहाँ। तो इन एजेंसियों का जिस तरह उपयोग या दुरुपयोग वर्तमान सत्ता कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी मैं ये बात मानता हूं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर सचमुच में मनीष सिसोदिया ने कोई ऐसा अपराध किया है कि वे जेल जाएं, तो उन्हें जेल जाना चाहिए। लेकिन वैसा ही अपराध अगर मध्य प्रदेश में कोई मंत्री या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है,
तो उन्हें जेल क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर मनी लॉन्ड्रिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी आरोपी बन सकते हैं नेशनल हेराल्ड के मामले में, तो अडानी के मामले में जो बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदुस्तान में मौजूद दस्तावेजों से ही तो अडानी ने हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बनाई है। मॉरिशस और साइप्रस से के जरिए रीरूट होकर आए हुए काला धन, सब कुछ स्पष्ट है। शेल कंपनियों की मौजूदगी स्पष्ट है, उनका निवेश स्पष्ट है, उनके द्वारा शेयर खरीदना साबित है। उनमें तो जांच की भी बात नहीं कर रही सरकार। तो मेरा सवाल यह है कि सरकार को थोड़ा सा लोक लाज का एक झीना सा पर्दा बचाए रखना चाहिए, जो पूरी तरह 9 सालों में उघड़ गया है। अब आम से आम आदमी कोई भी समझ सकता है कि सरकार बदले की नीयत से कार्रवाई करती है। देखना होगा आम आदमी पार्टी, जिस पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी या आरएसएस का बी टीम होने का आरोप लगता है, वो इससे किस तरह निपटती है। इसके लिए थोड़े अगले कुछ दिनों तक नजर रखना होगी। जी निधि। राकेश पाठक सर, अगला सवाल आपसे है कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है वो अभी जेल में है और उस मामले में अब तक कुछ भी सस्पेंशन तो मिला नहीं है, तो फिर दूसरे मंत्री को तंग क्यों किया जा रहा है? देखिए, वंशराज जी ने बड़े विस्तार से सारी बात बता दी है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो सरकार के 2-2 मंत्री जेल में हो, वो पूरी तरह ईमानदारी का दावा तो नहीं कर सकती। जहां तक आबकारी नीति का प्रश्न है, हर राज्य में आबकारी नीति बनती है। मध्य प्रदेश में अभी बनी है, आज से ही बजट सत्र शुरू हुआ है मध्य प्रदेश विधानसभा का। अगर नीतियों के पीछे सिर्फ इंटरप्रिटेशन के आधार पर भ्रष्टाचार मान लिया जाए, जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया था, हम सब जानते हैं कि वो स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर विनोद राय जी का सिर्फ एक प्रत्याशा थी। ऐसा होता तो इतने करोड़ मिलते, ऐसा होता तो इतने 1000 करोड़ मिलते, और उस पर मंत्री जेल चले गए, अधिकारी जेल चले गए, हुआ और सब बेकसूर साबित हुए। बाद में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी सरकार जो कुछ कर रही, मैं अपने पहले राउंड में कह चुका हूं, वो मनमानी है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। और कैसा दुरुपयोग है कि देखिए कैसा अभागा समय है। अभी वंशराज ने प्रधानमंत्री को एक सेठ का नौकर बता दिया। मुझे स्मरण नहीं, 33 साल हो गए पत्रकारिता में, अनिल सर हमसे भी वरिष्ठ हैं। इस देश में 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री हो गए। क्या आज से पहले किसी प्रधानमंत्री को किसी धन्ना सेठ का नौकर इस तरह बाआवाज़े बुलंद कहा गया होगा? अगर ये नौबत आई है तो कहीं ना कहीं तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कहीं ना कहीं तो दोषी है। कोई ना कोई तो ऐसी उनकी आपसी रिश्तेदारी है जिसके कारण एक आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को इस तरह संबोधित कर पा रहा है। मैं वंशराज जी का इस बात के लिए टोक नहीं रहा हूं, दोषी प्रधानमंत्री जी स्वयं है। अपनी कथनी करने से उन्होंने इस हैसियत में खुद को ला दिया है कि आज सड़कों पर नारे लगते हैं उनके खिलाफ। इस तरह के टेलीविजन चैनल पर, एक राष्ट्रीय चैनल पर हम और आप विमर्श कर रहे हैं, उन्हें एक सेठ का नौकर बताया जा रहा है। तो ये सोचना अब उनको है, नरेंद्र मोदी को सोचना है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। वे सिर्फ नरेंद्र मोदी होते तो हमें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन वे देश के मुखिया हैं, सिरमौर हैं। अब उन्हें अपने गिरेबान में झांकना है कि उनकी कथनी करने से वे उस दशा में पहुंच गए जहां उन्होंने न केवल पद की गरिमा को धूल धूसरित कर दिया है, बल्कि अपनी भी व्यक्तिगत जो छवि है उसको भी उन्होंने इतना दागदार बना लिया है कि हम आज चैनल पर उन्हें एक सेठ का नौकर सुन रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले 1 घंटे से चर्चा कर ही रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर, खास तौर से दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, वहां आम आदमी पार्टी की इस तरह निष्कंटक मौजूदगी मोदी को, अमित शाह को और उनकी सरकार को परेशान करती होगी कि हम सब कुछ करके पूरे देश में राज करते हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हार जाते हैं, नगर निगम चुनाव भी हार जाते हैं। तो वो जो मोदी का तिलिस्म है, मोदी नाम का जो जादू है, वो दिल्ली की सरहद में आके बिखर जाता है। शायद यही कोई पीड़ा होगी। और दूसरा, वंशराज की बात से, इस बात से मैं सहमत हूं, और अनिल जी ने भी कहा था कि ये लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है अडानी प्रकरण से, ताकि लोग उस विषय को भूलकर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भूलकर, और हर दिन एक पायदान, 2-2, 3-3 पायदान गिरते हुए दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति को आज शायद मीनू जी कह रही थी 35 नहीं, शायद 39वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मुझे नहीं मालूम इस समय क्लोजिंग
के बाद क्या स्थिति है, तो श्रीमान अडानी लगातार जो आर्थिक घोटाले के आरोप उन पर और नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं, उस विषय से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया की यह गिरफ्तारी हुई हो। हमारा जो मूल विषय था, मैं अंतिम टिप्पणी यही करूंगा कि इस सरकार ने जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, ऐसा निर्लज्ज दुरुपयोग इससे पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। जी निधि।